हेलो बच्चों बच्चों वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं अपन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में बच्चों सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं, और फिर अपन बात करेंगे कि वे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पे किस प्रकार से प्रेरण की घटना होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे अपन ने विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया था, वैसे ही हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होते हैं? किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। किसी भी पृष्ठ के लंबवत दिशा से कितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं निकले, उन सभी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बच्चों बोला जाता है क्या? चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। अगर हम बात करें, यहां पर देखिए एक स्कीमेटिक डायग्राम हमने लिया है। यहां पर इस डायग्राम से बच्चों अगर अपन बात करें तो मान लो कि भाई ये कोई पृष्ठ है और इसके अभिलंबवत, इसका जो अभिलंबवत क्षेत्रफल है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डी ए से, और ये चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर बी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के साथ में बच्चों कोण है थीटा। तो इस स्थिति में अगर बात की जाए कि भाई यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल है, तो अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी अल्प ही होगी। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स भी अल्प होगा। तो हमने बोल दिया डी फाई इज इक्वल टू बी डी ए कोस थीटा, जहां पर बी है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और डी है सदिश क्षेत्रफल। डी ए को बोला जाता है बच्चों सदिश क्षेत्रफल। तो पहले भी मैंने आपको समझाया था जब विद्युत फ्लक्स की अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर जो सदिश क्षेत्रफल होता है, इसको सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखो, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में क्षेत्रफल। ये समझो इसको, क्षेत्रफल सदिश का क्या मतलब होता है? किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में क्षेत्रफल। अगर बच्चों इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की बात की जाए तो हम कर देंगे यहां पर समाकलन। तो ये हो गया बच्चों फाई इज इक्वल टू समाकलन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसको बोल सकते हो आप समाकलन बी डी ए कोस थीटा या बी ए कोस थीटा। अगर बच्चों यहां पर कोई कुंडली हमने ली है जिसमें फेरों की संख्या n है, तो कुल फ्लक्स हो जाएगा यहां पर n इंटू बी ए कोस थीटा। अगर हम यहां पर चुंबकीय फ्लक्स के लिए मात्रक और विमाओं की बात करें तो बच्चों इसके लिए जो एस आई मात्रक है वो होता है वेबर। एस आई मात्रक है वो होता है वेबर। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स के सीजीएस मात्रक की बात करते हैं तो बच्चों ये होता है मैक्सवेल। ये होता है मैक्सवेल, या इसको आप बोल सकते हो गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें यहां पर तो एक वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन की, तो ये होता है एक वेबर बराबर 10 की घात 8 मैक्सवेल। एक वेबर में होते हैं बच्चों 10 की घात 8 मैक्सवेल। दूसरी चीज, अगर दिशा की बात की जाए तो बच्चों अभी देखिए अपन ने बात करी कि भाई फाई का मान जो है ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से मिलता है हमें ये। तो हमेशा ही जो परिणामी है ये मिलेगा आपको अदिश। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स होती है बच्चों अदिश राशि। इसी तरीके से बच्चों देखिए और भी कई मात्रक हैं जिनको आप डेराइव कर सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करते हैं तो बच्चों आप निकाल सकते हो बी इंटू ए से। अगर आपको फाई का नहीं पता रहता यहाँ पर विमीय सूत्र, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है m1 L0 t माइनस टू a माइनस वन। इसको आप गुणा कर दीजिए बच्चों, क्षेत्रफल क्षेत्रफल हो गया बच्चों मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोनों को कंबाइंड करते हैं तो इसका विमीय सूत्र निकल के आता है बच्चों m1 L2 t माइनस टू a माइनस वन। तो ये अपन ने बच्चों जनरल बात करी यहाँ पर कि किस तरीके से चुंबकीय फ्लक्स में मात्रक विमा होते हैं और क्या है चुंबकीय फ्लक्स, ये अपन ने बात करी। इसके बाद देखिए बच्चों कुछ पैटर्न देखते हैं अपन अलग अलग। अगर आपसे पूछ लिया जाए अधिकतम और शून्य फ्लक्स की बात करवा ली जाए, तो अभी सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन ने देखा कि भाई फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कोस थीटा या बी डी ए कोस थीटा। अब अधिकतम और न्यूनतम चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या डिसाइड होगी बच्चों यहाँ पर थीटा से, थीटा कोण से। अगर बोल दिया जाए कि भाई जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में सदिश क्षेत्रफल है, तो बच्चों थीटा का मान हो गया 0 डिग्री, और उस स्थिति में उस पृष्ठ से अधिकतम फ्लक्स निर्गत होंगे, मतलब उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी बच्चों अधिकतम। तो ये बोल दिया फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू बी ए। और दूसरी स्थिति अगर मैं बोल दूं यहां पर थीटा को 90 डिग्री, इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र किसी एक दिशा में हो और उसके लंबवत दिशा में हो क्षेत्रफल सदिश, तो बच्चों उस स्थिति में
कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी उस चुंबकीय क्षेत्र से। इसका मतलब इस स्थिति में फाई की वैल्यू बन जाती है 0। तो ये दो स्थितियां जो हमने बोली है वो यहां से निकल के आती हैं कि यदि क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में हो तो अधिकतम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, तो फ्लक्स बन जाएगा अधिकतम। और अगर चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश हो परस्पर लंबवत दिशाओं में तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कोई भी चुंबकीय बल रेखा उस क्षेत्रफल से नहीं गुजरेगी। ये देखिए बच्चों, दोनों स्थितियां आप देख सकते हो यहां पर डायग्राम की हेल्प से। यदि किसी वस्तु को एक समान या असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वस्तु से निर्गत फ्लक्स धनात्मक, वस्तु से निर्गत फ्लक्स बच्चों लिया जाता है धनात्मक। ये इसके लिए चिन्ह परिपाटी होती है कि वस्तु से निर्गत फ्लक्स को हम लेंगे धनात्मक, उससे निकलने वाली बल रेखाओं को लिया जाएगा धनात्मक, और उसके अंदर प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को लिया जाएगा ऋणात्मक। अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो बच्चों उस बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा होगा 0। इसका मतलब क्लोज इंटीग्रल बी डॉट ds इज इक्वल टू होता है 0। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी चुंबकीय बल रेखा अंदर प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान बन जाता है बच्चों 0। जैसे ये हमने एक सिलेंडर की बात की हुई है बच्चों, यहां पर यह सिलेंडर है, तो इसमें इस वाले भाग से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं उतनी ही यहां से बाहर निकल रही हैं, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया बच्चों 0। अंदर प्रवेश करने वाला चुंबकीय फ्लक्स माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू बी, बाहर निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू बी, तो परिणामी हो गया बच्चों यहां पर 0। तो ध्यान रखिए बंद पृष्ठों से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की। तो चुंबकीय फ्लक्स में किस तरीके से परिवर्तन होता है, क्या बदलाव होता है यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्लक्स का परिवर्तित होना और अपरिवर्तित रहना अलग अलग स्थितियों में हम देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग डायग्राम्स की हेल्प से देखते हैं। तो पहली चीज तो बदलाव होगा कैसे, तो इसके लिए अभी अपन ने पीछे फॉर्मूला देखा फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा। तो बच्चों फाई में बी चुंबकीय क्षेत्र, ए क्षेत्रफल सदिश और थीटा हो गया कोण। अगर तीनों में से एक भी राशि परिवर्ती होती है, तीनों में से यदि एक भी राशि परिवर्ती होती है, एक भी राशि में परिवर्तन हो तो फाई में भी परिवर्तन होगा, मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होंगे। तो इसी चीज को अपन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज बी के परिवर्तन के कारण, तो जैसा कि मैंने बताया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा, जब बी ए और थीटा में से कोई एक राशि परिवर्तित होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फ्लक्स परिवर्तित होगा। देखिए यहां से अपन छड़ को यहाँ पर छड़ चुंबक को पास में लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, मतलब इस बिंदु से इसकी दूरी बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र घटेगा बढ़ेगा। दूसरी चीज क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहां पर देखिए हम इस चालक छड़ को इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं, तो गति करवाने के कारण इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। चुंबकीय क्षेत्र समरूप है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण। तो दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या है यहाँ पर ए। और तीसरी स्थिति बच्चों यहां पर अपन ने बात करी है जिसमें बदलाव हो रहा है कोण में। तो ये कोण में परिवर्तन की स्थिति है थीटा, थीटा के बदलने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इधर अपरिवर्तन होने की यहां पर कि भाई कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उस स्थिति में तीनों स्थितियां हो गई यहां पर, ये कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तीसरी स्थिति देखिए, ये हमने बोल दिया कोई कुंडली है v वेग से गतिमान है, तो कुंडली के क्षेत्रफल में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र नियत है, इसका मतलब इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर देखिए चुंबक अपनी जगह पे घूर्णन कर रही है लेकिन इसके केंद्र से इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं है, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं है और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू भी यहाँ पर नियत रहने वाली है। तो बच्चों ये स्थितियां जो आप दाईं तरफ देख रहे हो ये वो स्थितियां हैं जिसमें चुंबकीय फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा, और जो बाईं तरफ है उनमें चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। कारण मैंने बताया ये फॉर्मूला होता है, तीनों में से कोई भी एक राशि परिवर्तित होगी तो फ्लक्स का मान परिवर्तित होगा। चलिए बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट, फैराडे के नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को बच्चों समझाया फैराडे और हेनरी ने। तो फैराडे का यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूशन रहा था, मुख्य यहाँ पर योगदान रहा था, इसलिए फैराडे के प्रयोग हम देखते हैं और फैराडे ने अपने प्रयोगों के आधार पर ही नियम दिए जिनकी अपन बात करेंगे यहाँ पर। तो फैराडे का जो पहला प्रयोग है, देखिए पहले प्रयोग में इसने क्या सेटअप किया,
एक कुंडली ली और उसके साथ में रखी एक छड़ चुंबक, और यहां पर दोनों के मध्य करवाई जा रही है बच्चों आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति के कारण यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में होता है परिवर्तन। या तो किसी वेग से चुंबक को पास लाया जाए कुंडली के, या चुंबक को किसी वेग से कुंडली से दूर ले जाया जाए। तो फैराडे ने अपने प्रयोग में देखा कि दोनों स्थितियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ये देखा इसने इसमें प्रवाहित धारा के आधार पर। बात करेंगे डिटेल में आगे। यहां पर फिलहाल इतना समझिए कि फैराडे ने अपने पहले प्रयोग में एक कुंडली और छड़ चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई और उसने देखा कि भाई यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाया गया तो उस स्थिति में इसने देखा कि भाई चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, और इसको दूर ले जाया गया तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है। इसी तरीके से फैराडे ने अपना दूसरा प्रयोग परफॉर्म किया, दूसरा प्रयोग देखा, और दूसरे प्रयोग में उसने ली दो कुंडलियां, और दो कुंडलियों को उसने पास पास रखा, और अपने प्रयोग में क्या किया कि किसी एक कुंडली को उसने धारावाही स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जिससे उसमें धारा प्रवाहित हो रही थी, और उसने देखा कि उसके पास स्थित जो कुंडली थी उससे जुड़े हुए धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा था दूसरी वाली कुंडली में। इसका मतलब यहां पर उसने देखा कि भाई अगर किसी एक कुंडली में धारा का मान बढ़ाया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उसमें लगा हुआ धारामापी जो है वो विक्षेप दिखा रहा था वहां पर। तो ये उसने अपना एक दूसरा प्रयोग देखा। अब इन दोनों प्रयोगों के आधार पर बच्चों फैराडे ने दिए अपने नियम। तो फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ पूर्ण होता है तो बच्चों उस स्थिति में प्रेरित धारा भी उत्पन्न होती है। यह था फैराडे का पहला नियम। तो बड़ा सिंपल सा उसका नियम था। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वही उसने यहां से समझाई कि जब किसी चालक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा यदि परिपथ हो आपका बंद तो बंद परिपथ की स्थिति में प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। तो पहले प्रयोग में तो उसने बताया कि भाई प्रेरित धारा का और प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण क्या है, और दूसरे नियम में उसने अपने समझा दिया कि भाई इसका मान कितना है, मतलब गणितीय संबंध दे दिया है दूसरे नियम में। तो दूसरे नियम में क्या बताया फैराडे ने कि भाई किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसको आपने ई से दर्शाया यहां पर, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ये इसने बोल दिया यहां पर। तो यहां पर E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। माइनस का चिन्ह बच्चों यहां पर बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है यहां पर। चलिए बच्चों, इसी के आधार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अन्य सूत्र तो और क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अभी अपन ने पीछे बात करी भाई E इज इक्वल टू, एक तो बोल दिया माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ये फैराडे के प्रयोग से बोला। माइनस का चिन्ह यहां पर बच्चों बताया था लेंज ने, जिसकी आगे अपन बात करेंगे। माइनस का चिन्ह कि भाई क्यों यहां पर माइनस के चिन्ह की आवश्यकता पड़ी, ये लेंज ने बताया था अपने नियम में। डी फाई को बच्चों बोल दिया फाई टू माइनस फाई वन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। अभी फाई की वैल्यू पीछे अपन ने पढ़ी बी ए कोस थीटा, फाई की वैल्यू हमने पढ़ी बी ए कोस थीटा। तो हमने बोल दिया यहां पर अब अलग अलग तरीके से हो सकता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तनशील है तो हम बोल देंगे बच्चों एन ए नियत है, तो बी टू माइनस बी वन कोस थीटा। अगर हम बोले थीटा का मान परिवर्तनशील है तो बी ए की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, तो एन बी ए और कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। बी टू माइनस बी वन अपॉन डेल टी, मतलब समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर है ये हो गई बच्चों, जिसका मात्रक हो गया टेस्ला पर सेकेंड। इसी तरीके से प्रेरित धारा, तो प्रेरित धारा के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि बच्चों यदि उस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो आपको दिया हुआ है कैपिटल आर, तो प्रेरित धारा बन जाएगी आई इज इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल बटा प्रतिरोध ई अपॉन आर, या इसको आप बोल सकते हो माइनस एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। तो ये हो गया बच्चों यहां पर प्रेरित धारा के लिए फॉर्मूला। इसी तरीके से यदि प्रेरित आवेश पूछ लिया जाए तो बच्चों प्रेरित आवेश होता है यहां पर dq अपॉन dt से आप निकाल सकते हो, तो dq इज इक्वल टू आई डी टी, और आप कह सकते हो q इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई। इसका मतलब यह हो गया कि
प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल तो निर्भर करते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर पे, डी फाई अपॉन डी टी पे, जबकि जो प्रेरित आवेश है ये केवल निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पे, दर पे निर्भर नहीं करता, ये केवल परिवर्तन डी फाई पे निर्भर करता है यहां पर। अगर बच्चों प्रेरित शक्ति की बात कर ली जाए तो प्रेरित शक्ति को आप कह सकते हो P इज इक्वल टू वी आई, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहां पर ये बन जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल गुणा प्रेरित धारा, या इसको आप बोल सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल का स्क्वायर बटा प्रतिरोध। यहां से आप वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रेरित शक्ति का मान समय और परिपथ के प्रतिरोध दोनों पर निर्भर करता है यहां पर। इसी तरीके से प्रेरित विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों प्रेरित विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र स्थिर विद्युत प्रकृति का नहीं है, तो यहां पर देखिए स्थिर विद्युत प्रकृति का नहीं है क्योंकि यहां पर आवेश स्थिर नहीं है, गतिमान है, तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं इसका मतलब यह उत्पन्न हुआ है गतिमान आवेश की वजह से। यह है असंरक्षी विद्युत क्षेत्र, असंरक्षी विद्युत क्षेत्र है। इसकी बल रेखाएं संकेंद्रीय, वर्तीय एवं बंद वक्र होती है। तो समय के साथ परिवर्तित होने वाला चुंबकीय क्षेत्र सदैव अपने चारों ओर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा के साथ साथ प्रेरित विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और उसके लिए विद्युत बल रेखाएं होंगी यहां पर संकेंद्रीय, वर्ताकार, बंद लूपों के रूप में। इसकी वैल्यू की बात करें तो बच्चों ये हो गया यहां पर E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंड्यूस्ड डॉट डीएल वेक्टर। ई आई एन का मतलब होता है बच्चों प्रेरित, तो ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और यहां से ये संबंध मिल गया आपको इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल के पदों में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यहां पर अपन फैराडे के नियम से अभी अपन ने पढ़ा था, ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। दोनों की हम तुलना करते हैं तो देखिए बच्चों ये रिलेशन मिलता है आपको, इसको बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का समाकलन रूप, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का समाकलन रूप ये हो गया यहां पर। तो देखिए किस तरीके से उत्पन्न हुआ, ये यहां पर आप देख सकते हो संकेंद्रीय लूपों के रूप में विद्युत बल रेखाओं को। चलिए बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरित राशियों में थीटा के साथ परिवर्तन। अब इन प्रेरित राशियों की जिन जिन की भी अपन ने बात करी, ई प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश का क्या परिवर्तन होता है थीटा के साथ, तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बच्चों, तीनों को देखते हैं कंपैरेटिव फॉर्म में। देखिए बच्चों यदि कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए, ये परिवर्तन कर रहे हैं हम, कुंडली को 180 डिग्री से घुमा दिया जाए तो फ्लक्स का मान बन गया बच्चों यहाँ पर माइनस एनबीए, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस एनबीए। अगर परिवर्तन की बात की जाए 5 टू -5 तो बच्चों ये हो गया -2 एनबीए। समय t है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात करें तो E इज इक्वल टू हो गया माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल फाई की बात करिए अभी अपन ने -2 एनबीए, तो ये हो गया बच्चों 2 एनबीए अपॉन टी। प्रेरित धारा हो गई तो नीचे आर से और डिवाइड कर देंगे, और प्रेरित आवेश में हो जाएगा बच्चों ये 2 एनबीए अपॉन आर, डेल फाई अपॉन आर, सीधा अपन रिलेशन रख देंगे। कुंडली को यदि 90 डिग्री से घुमाया जाए, तो कुंडली को 90 डिग्री से घुमाया जाए तो बच्चों यहां पर कोस 90 की वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया माइनस एनबीए, क्योंकि हम घुमा रहे बच्चों इसको, देखिए पहला एंगल नहीं दिया यहाँ पर फाई वन के लिए थीटा 1 नहीं दे रहा, तो पहले वाली स्थिति में तो घुमाया था हमने 0 से 180, ध्यान रखना ये चीज आपको। दूसरी वाली स्थिति में हमने इसको घुमाया 0 से 90, 0 से 90 घुमाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया माइनस एनबीए, समय टी दे रखा है, तो यहाँ पर एनबीए अपॉन टी प्रेरित विद्युत वाहक बल, एनबीए अपॉन आर टी प्रेरित धारा, और एनबीए अपॉन आर हो गया बच्चों यहाँ पर प्रेरित आवेश। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो टेबल है ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए, सिर्फ एक साधारण जानकारी के लिए आपको बनाई गई है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट होता है इसका। चलिए इसी तरीके से अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, चलिए कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। यदि एक छड़ चुंबक को किसी चालक कुंडली की ओर ले जाया जाए तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि चुंबक की गति बढ़ा दी जाए
तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा के मान बढ़ते हैं किंतु प्रेरित आवेश अपरिवर्तित रहता है। इसका कारण अभी मैंने बच्चों पीछे आपको बताया कि प्रेरित आवेश का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर करता है, न कि परिवर्तन की दर पे। तो यहां से आप इसको देख सकते हो। तो बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। ये फैराडे का पहला नियम था जिसकी अपन ने बात करी थी कि भाई जब भी किसी चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो ये चीजें अपन ने पढ़ी है अभी पीछे कॉन्सेप्ट में। चलिए बच्चों, कुछ पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं। अब तक जो अपन ने किया उस पर किस पैटर्न के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बोल दिया कि एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल बोल दिया 0.5 मीटर स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसको इस तरीके से रखा गया है कि इसके तल का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ बनाता है बच्चों 60 डिग्री का कोण। तो क्षेत्रफल ए से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान निकालिए। तो बच्चों सीधा सा इसका फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने पढ़ा है पीछे, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा। इसमें वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर देनी है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फेरों वाली एक कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है ए, और यह कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी में एन चक्र प्रति सेकंड की दर से घूर्णन करती है। तो पूछ लिया कि भाई अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा। तो बच्चों अभी अपन ने पढ़ा कि फाई इज इक्वल टू होता है एन बी ए कोस थीटा, एन बी ए कोस थीटा। और ये कह रहा है कि भाई फाई का अधिकतम मान बताना है। तो फाई के अधिकतम मान के लिए एक चीज अपने को पता है कि जब भी साइन और कोस के रूप में फंक्शन होते हैं और वहां पर उस फंक्शन का अधिकतम या न्यूनतम मान आपसे पूछता है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई उसमें कोस या साइन जो है उसका अधिकतम मान होगा, तो उसके फंक्शन का मान अधिकतम होगा। तो अधिकतम फ्लक्स पूछ रहा है हमें, तो बच्चों कोस थीटा की वैल्यू भी अधिकतम होनी चाहिए, और कोस थीटा की अधिकतम वैल्यू होती है +1। इसका मतलब फाई मैक्सिमम की वैल्यू हो गई यहां पर एन बी ए। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सिर्फ डराने वाली है, बाकी इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इजी है। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर कि एन चक्र प्रति सेकंड से गुणन करा दिया, अधिकतम पूछ लिया, इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू हो जानी चाहिए यहाँ पर आपकी 1। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बोल दिया बच्चों, एक कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल बोल दिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें फेरों की संख्या बोल दी बच्चों 500। यदि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र शून्य कर दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ कितना हो गए। तो वापस से बच्चों बोल दिया हमने E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू हमने रख दी बी ए, फाई की वैल्यू रख दी हमने बी ए। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है, शून्य कर रहा है ये 0.1 सेकंड में। तो यहां पर कैलकुलेशन कर लो इसकी, B2 माइनस B1। तो E इज इक्वल टू क्षेत्रफल तो आ गया बाहर, अच्छा फेरों की संख्या भी है साथ में, तो N बोल दिया हमने, तो ये आ गया AN और ये DB अपॉन DT। तो सीधे यहाँ पर NA DB और DT समय अंतराल 0.1 सेकंड दिया हुआ है, यहाँ पर सीधी आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन कर देनी है इसकी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है कि एक कुंडली है जिसमें 1000 फेरे हैं और प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल बोल दिया बच्चों 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुंडली का तल जो है वो 2 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। ठीक है, लंबवत है इसका मतलब कुंडली का तल लंबवत है, तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो गए समान दिशा में, मतलब थीटा का मान दे दिया आपको 0 डिग्री। यदि कुंडली 0.2 सेकंड में 180 डिग्री से घुमा दी जाए तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बच्चों 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाएंगे तो डेल फाई की वैल्यू यहां पर आपको मिलेगी -2nba। ये अभी अपन ने पीछे पढ़ा था -2nba। और यहां पर आपसे पूछ लिया प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो E इज इक्वल टू -n डी फाई अपॉन डी टी। यहां से सीधी आपको वैल्यू प्लेस करनी है, n हमने ऑलरेडी ले लिया, तो यहां से ये इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है सीधी आपको। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई या डेल फाई ये हमने यहाँ पर निकाल लिया, -2nba माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, तो E इज इक्वल टू हो गया 2nba अपॉन टाइम इंटरवल जो भी दिया हुआ है आपको। तो सीधा अब ये बन गया यहाँ पर रिलेशन, वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो ये कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस थे बच्चों जो हमने डिस्कस किए हैं फैराडे के नियम पे, प्रेरित आवेश और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल पे। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को दिया हुआ है,
यदि एक छोटी छड़ चुंबक है जिसे किसी कुंडली की एक्स के अनुदिश चलाई जा रही है, ये कुंडली है जिसकी एक्स के अनुदिश इस छड़ चुंबक को चलाया जा रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ परिवर्तन किस ग्राफ के अनुदिश मिलेगा। तो बच्चों अभी अपन बार बार पीछे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फैराडे ने अपने नियमों से बताया कि भाई जब भी किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, और ये इसके परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है इसका मतलब पहली चीज तो ये हो गया कि तीनों में से ऐसा ग्राफ सिलेक्ट करना है जो ऋणात्मक तल से स्टार्ट हो। तो बच्चों चारों में एक ही ग्राफ ऐसा है जो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहां पर इसकी गति का विरोध होता है। तो यही इसका सिंपल सा लॉजिक है। तो जैसे जैसे चुंबक कुंडली की ओर गति करेगा, कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स अरैखिक रूप से बढ़ता है, अरैखिक रूप से बढ़ेगा लेकिन ऋणात्मक। ये और सी नहीं होगा, ए और सी तो सीधा कट गया बच्चों, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ये चीज ध्यान रखनी है। तो अरैखिक रूप से चुंबक को पास लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेंगे, लेकिन अरैखिक रूप से और ऋणात्मक दिशा में। और चुंबक के दूसरी ओर से बाहर निकलने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा बदल जाएगी। तो जैसे ही उससे बाहर जाएगा, बाहर जाने पर अब उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दिशा बदल गई, जिससे अब वो बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस। तो अब ये देखिए ऊपर आ गया। बस ये सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखना है। अरैखिक रूप से बढ़ेगा और ऋणात्मक में बढ़ेगा, उसके बाद में धनात्मक में जाएगा। एक दूसरे के समीप रखी एक छड़ चुंबक एवं वर्तीय कुंडली एक ही दिशा में गतिमान है और कुंडली 0.5 सेकंड में 1 मीटर दूरी तय करती है, जबकि चुंबक 1 सेकंड में 2 मीटर दूरी तय करती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो देखिए बच्चों बड़ा सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट हुआ। यहां पर कुंडली के वेग की बात करी जाए तो सी मतलब कोयल, कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, इसका वेग कितना हो गया बच्चों, 1/0.5, मतलब ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है कौन, कुंडली। और अगर मैं चुंबक की बात करूं तो बच्चों Vm, चुंबक का वेग मैंने बोल दिया, दूरी कितनी 2 मीटर तय कर रही है और समय है 1 सेकंड, तो इसका भी वेग हो गया 2 मीटर पर सेकंड, और दोनों समान दिशा में गतिमान है। तो बच्चों यहां पर हम लेंगे आपेक्षिक वेग, क्योंकि मैंने शुरू में ही समझाया था कि भाई इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति के कारण ही प्रेरण की घटना घटती है। तो इनका आपेक्षिक वेग, अगर मैं कुंडली का वेग निकालूं बच्चों चुंबक के सापेक्ष, या चुंबक का वेग निकालूं कुंडली के सापेक्ष, तो अगर दोनों समान दिशा में है तो वेग हो गया इनका 0। क्यों, क्योंकि दोनों के वेग है समान। हम निकालेंगे यहां पर VC माइनस VM, तो 2 माइनस 2 हो गया 0। इसका मतलब आपेक्षिक वेग है 0, और आपेक्षिक वेग 0 है तो बच्चों कोई प्रेरण की घटना नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल 0, 0 होगा बच्चों यहां पर। तो ये थे बच्चों क्वेश्चंस फैराडे के नियम पर आधारित। चलिए अब बात करते हैं लेंज का नियम क्या होता है। तो अभी शुरू में मैंने आपको समझाया था, जब फैराडे का दूसरा नियम बताया, वहां पर मैंने बताया था कि भाई फैराडे के नियम में तो हम निकालते हैं परिमाण प्रेरित विद्युत वाहक बल का, जबकि लेंज ने बताई थी उसकी दिशा। तो इसने बताया कि भाई प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है, और लेंज के अनुसार ये दिशा होती है उन्हीं कारणों का विरोध करती है प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिनके कारण इनकी होती है उत्पत्ति। उत्पत्ति से मतलब समझा हमने अभी कि भाई किस कारण से उत्पत्ति होती है, E इज इक्वल टू हमने पढ़ा डी फाई अपॉन डी टी, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उन्हीं कारणों का विरोध करेंगे जिनके कारण ये उत्पन्न हुए, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करते हैं। जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उसके विपरीत दिशा में होंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। ये होता है बच्चों इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसको हम अलग अलग स्थितियों में देखते हैं बच्चों, क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां पर होते हैं, किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में मिलेंगे, उनको अपन अलग अलग फॉर्मेट में डिस्क्राइब करते हैं, समझते हैं। तो यदि छड़ चुंबक की कुंडली की ओर हो गति, छड़ चुंबक कुंडली की ओर गति करें, तो देखिए बच्चों इसको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं आपको। ये दो स्थितियां हमने ले ली। पहली वाली स्थिति में मान लो कि भाई ये प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है कोई, और ये आपकी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव जो है ये जा रहा है किसी कुंडली के पास में। तो बच्चों यदि किसी कुंडली के पास में ये ले जाया जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रतिकर्षण के विरुद्ध इसको ले जाया जा रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि चुंबक के किसी भी सिरे को आप लेके जाते हो कुंडली के पास में, तो पास में ले जाने पर कुंडली का सामने वाला फेस जो है, सामने वाला फलक जो है वो समान ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। क्यों, क्योंकि हम ले जा रहे हैं उसको प्रतिकर्षण के विरुद्ध। अगर सामने विपरीत ध्रुव होता तो उसको ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही आकर्षण के कारण दौड़ के जाता उसके पास।
इसका मतलब उत्तरी ध्रुव को पास लेके जा रहे हैं, तो ये सामने वाला फलक इसका व्यवहार करेगा उत्तरी ध्रुव का। और उत्तरी ध्रुव को बच्चों हम दर्शाते हैं कुछ इस तरीके से। इसका मतलब यहां पर जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहां पर लूप में इसकी दिशा मैंने दर्शा रखी है एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी ध्रुव को पास में लाए तो सामने वाला भी उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव को पास में लाएंगे तो सामने वाला भी दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए ये कॉन्सेप्ट यहां पर इस कारण से यहां पर ये सामने वाला ध्रुव जो है ये प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा का मान दर्शाता है। तो बच्चों इसी पॉइंट को डिटेल में समझाया गया है। अब देखिए आपेक्षिक गति की स्थितियां, चुंबक की स्थिति, प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली के सामने वाले तल का व्यवहार, उत्पन्न चुंबकीय बल की प्रकृति और कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र एवं बाईं ओर से देखने पर इसकी प्रगति। जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो ये चीज अभी मैंने समझाई, उत्तरी ध्रुव को पास में लाएंगे तो बच्चों सामने वाला भी उत्तरी ध्रुव बन जाएगा। प्रेरित धारा वामावर्त होगी, ये उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। बल जो है ये प्रतिकर्षी प्रवृत्ति का होगा और इसकी दिशा जो है वो होगी क्रॉस। इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यहां पर बढ़ेगा उत्तरी ध्रुव को पास लाने पर। दूसरी स्थिति की बात करते हैं बच्चों। दूसरी स्थिति में हम उत्तरी ध्रुव को लेके जाते हैं कुंडली से दूर। अब बच्चों कुंडली यह है, चुंबक यह है, इसको दूर लेके जाएंगे तो अगर मान लो कि ये उत्तरी ध्रुव है जिसको हम दूर लेके जा रहे हैं, तो सामने वाला दक्षिणी ध्रुव हुआ तो इनके बीच में आकर्षण होगा, मतलब आकर्षण के विरुद्ध लेके जा रहे हैं। अगर उत्तरी ध्रुव ही सामने वाला होता, कुंडली की भी अगर उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करती, तब तो बच्चों इनमें प्रतिकर्षण होता है, तो बिना ले जाए ही दूर चले जाता। इसका मतलब क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर उत्तरी ध्रुव को दूर लेके जाएंगे तो कुंडली भी उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार ना करके दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि आकर्षण के विरुद्ध ले जा रहे हैं उसको हम। तो इस स्थिति में धारा की दिशा होगी दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये व्यवहार करेगा साउथ की तरह इस तरीके से और साउथ दर्शाएगा यहां पर धारा की दिशा इसमें क्लॉकवाइज। तो ये देखिए यहां पर साउथ की तरह व्यवहार कर रहा है ये, और इस स्थिति में ये व्यवहार करेगा दक्षिणी ध्रुव की तरह। बल की प्रकृति जैसा कि मैंने बताया आकर्षण के विरुद्ध होगा तो आकर्षण प्रवृत्ति का होगा, और चुंबकीय क्षेत्र फिर से क्रॉस टाइप का होगा, और अब की बार उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाने पे बच्चों ये घटेगा। इसी तरीके से दो स्थितियों की हम बात करते हैं दक्षिण ध्रुव के लिए। अगर दक्षिण ध्रुव को पास लाएंगे तो पास लाने पे ध्यान रखिए बच्चों प्रतिकर्षण के विरुद्ध पास लाते हैं, और दूर ले जाने का मतलब हो गया कि आकर्षण के विरुद्ध दूर ले जाएंगे। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं अटकोगे यहां पर। तो यहां पर दक्षिण ध्रुव को हम पास में लाते हैं, इसका मतलब सामने वाला भी व्यवहार करेगा समान ध्रुव की भांति, दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा हुई दक्षिणावर्त, और दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार कर ही रहा है। बल होगा प्रतिकर्षण प्रवृत्ति का, लेकिन अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र है ये होगा बच्चों डॉट, मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र साउथ को साउथ के पास में लाने पे बढ़ेगा, नॉर्थ को नॉर्थ के पास में लाने पे बढ़ेगा। इसी तरीके से साउथ को दूर ले जाएं, दक्षिण ध्रुव को दूर ले जाएं, तो फिर से अभी जैसा मैंने समझाया कि भाई आकर्षण के विरुद्ध ले जाना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चों ये व्यवहार करेगा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की तरह, और उत्तरी ध्रुव दर्शाता है इसमें धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, व्यवहार करेगा उत्तरी ध्रुव की तरह, प्रकृति वापस से आकर्षित टाइप की, चुंबकीय क्षेत्र डॉट प्रकृति का, और दूर ले जाने पे घटेगा। तो ये स्थितियां होती हैं जो लेंज ने समझाई यहां पर कि किस तरीके से विरोध होता है यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का, और क्या इनकी दिशा होती है। अब देखिए दिशा पर आधारित कुछ प्रश्नों की मानक स्थितियां, क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। तो जब एक धारावाही कुंडली किसी अन्य स्थिर कुंडली की ओर या इससे दूर गति करे। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, एक धारावाही कुंडली ले ली चुंबक की जगह, और दूसरी हमारी कुंडली थी जो स्थिर अवस्था में रखी गई है। तो धारावाही कुंडली में मान लीजिए कि भाई धारा प्रवाहित हो रही है यहां पर एक ही दिशा में, ये एंड क्लॉकवाइज दिशा में यहां पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस स्थिति में जो दूसरी वाली स्थिर कुंडली है बच्चों, इसमें प्रेरित धारा होगी एंटी क्लॉकवाइज, प्रेरित धारा होगी इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान रखना है। कहां से समझा रहे हैं बच्चों इसको, हम लेंज के नियम से समझ रहे हैं इस चीज को हम। तो अगर यहां पर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है क्लॉकवाइज,
तो पास में रखी स्थिर कुंडली में बच्चों धारा का मान, प्रेरित धारा का मान होगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी वाली स्थिति देखिए बच्चों यहां पर, अब इसको दूर ले जा रहे हैं, ये तो क्या कर रहे थे हम, पास में ला रहे थे इसको, तो पास में लाने पे तो वामावर्त। अब जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे तो बच्चों दूर ले जाने पे इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज ही बहेगी, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में ही प्रेरित धारा बहेगी। ये स्थिति हो गई यहां पर। इसी तरीके से जब दो धारावाही कुंडलियों में प्रेरित धाराओं की दिशाएं समान हो एवं इन्हें एक दूसरे के समीप लाया जाए। अब क्या बोल दिया कि भाई दो कुंडलियां हैं, धारावाही कुंडलियां हैं दोनों, और इनमें प्रवाहित धाराओं की दिशाएं समान हैं, समान दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही है, और इन्हें अब एक दूसरे के या तो पास लाएं या दूर ले जाएं। तो दो स्थितियां अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। पहली वाली स्थिति में हम दोनों को पास ला रहे हैं, तो दोनों को पास ला रहे हैं, तो इनमें प्रवाहित मुख्य धारा के विपरीत होगी क्या, प्रेरित धारा की दिशा। प्रत्येक कुंडली में धारा का मान होगा विपरीत दिशा में। और अगर एक दूसरे से दूर ले जाएंगे, एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो बच्चों जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या होगी, मुख्य धारा की दिशा में होगी, मुख्य धारा की दिशा में। तो क्या चीज समझ में आई बच्चों यहां से, कि दो धारावाही कुंडलियां हैं और दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो समान दिशा में प्रवाहित होने पे यदि दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो धारा की दिशा होगी विपरीत, जो प्रेरित धारा है वो विपरीत दिशा में। मान लीजिए यहां पर ये हम ले रहे हैं इसको दक्षिणावर्त दिशा में, तो प्रेरित धारा होगी बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में, पहली वाली स्थिति में। इसी तरीके से दूसरी वाली स्थिति में अगर दोनों को दूर ले जाया जाए, दूर ले जाया जाए तो बच्चों इस स्थिति में यहां पर प्रेरित धारा की दिशा जो है वो समान ही होगी। तो अगर दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में धारा है तो प्रेरित धारा भी कैसी बहेगी, दक्षिणावर्त दिशा में, ये आप बोल सकते हो यहां से। चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां पर नेक्स्ट किस तरीके से आ सकता है, यहां पर अब बदल दी बच्चों हमने दोनों कुंडलियों में धाराओं की दिशाएं, और अब हम इन दोनों को एक बार पास लाते हैं और एक बार दूर ले जाते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा में क्या चेंज होगा। तो पहली वाली स्थिति देखिए बच्चों, अगर दोनों कुंडलियों में धाराएं परस्पर विपरीत दिशाओं में प्रवाहित हों और दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाए तो इस स्थिति में बच्चों जो प्रेरित धारा है वो मुख्य धारा की दिशा में, मुख्य धारा की दिशा में होगी। इसका मतलब दोनों कुंडलियों में धारा का मान बढ़ जाएगा, दोनों कुंडलियों में धारा का मान बढ़ जाएगा। तो यहां पर तो समान दिशा में ही होगी। क्लियर है। तो कुंडली ए में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त एवं बी में प्रेरित धारा वामावर्त है, तो दोनों में से प्रेरित धारा मुख्य धारा की दिशा में ही होगी। दोनों में जो प्रेरित धाराएं हैं वो मुख्य धारा के समान ही होंगी, जिससे कुल धारा का मान बढ़ जाएगा। और अगर दूर ले जाया जाए तो दूर ले जाने पे बच्चों जो प्रेरित धाराएं हैं वो मुख्य धाराओं से होंगी विपरीत, मुख्य धाराओं से होंगी विपरीत, जिसके कारण से परिणामी धारा का मान घटता है यहां पर। चलिए बच्चों अगला केस देखते हैं। जब प्रेरक युक्त परिपथ को बंद करते हैं या खोलते हैं, कोई परिपथ है जिसमें प्रेरक लगा हुआ है, प्रेरण कुंडली लगी हुई है, उस परिपथ को यदि खोल दिया जाए या बंद कर दिया जाए, यदि दो कुंडलियों ए और बी को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है और प्राथमिक कुंडली को बंद करें या खोलें तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा देखिए क्या होगी। देखिए दो स्थितियां वापस से, बंद करने की और खोलने की। दो कुंडलियां हैं, दोनों धारावाही कुंडलियां हैं। एक कुंडली के साथ में आपने स्रोत संयोजित किया हुआ और दूसरी कुंडली में हम देख रहे हैं यहां पर प्रेरित धारा की दिशा। तो स्विच बच्चों यहां पर बंद कर रहे हैं, हम कुंजी को बंद कर रहे हैं। तो कुंजी को बंद करने का मतलब क्या हो गया, परिपथ पूर्ण हो गया, इसका मतलब धारा का मान बढ़ेगा। और धारा का मान बढ़ेगा, कुंडली ए में धारा का मान बढ़ेगा तो कुंडली बी में धारा का मान कुंडली ए में धारा का मान बढ़ेगा, कुंडली ए में धारा का मान बढ़ेगा। इस स्थिति में द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के विपरीत होगी। बड़ा सिंपल सा आगे इसका कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी अपन ने पीछे बात करी थी। धारा बढ़ने का मतलब देखिए किस दिशा में हो गया, ये क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसको हम यूं कह सकते हैं कि भाई इस स्थिति में धारा इसमें बढ़ रही है, मतलब पहली वाली कुंडली के पास चल रही है, और इस स्थिति में इसमें धारा का मान, प्रेरित धारा का मान विपरीत दिशा में हो गया। और कुंजी को खोल दिया जाए तो कुंजी को खोलने का मतलब हो गया कि भाई अब इसमें धारा का मान घट रहा है। धारा का मान घट रहा है तो दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत धारा है उसका मान बढ़ेगा। द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा और दिशा होगी बच्चों इसके
समान समान दिशा में होगी, तभी धारा का मान बढ़ेगा। इसी तरीके से तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरा केस है धारावाही कुंडली में धारा का घटना एवं बढ़ना। अब धारावाही कुंडली है, उसमें धारा का मान घटना और बढ़ना। ये हमने बोल दिया कि भाई कुंजी के को जब हमने दबाया यहाँ पर परिपथ में संयोजित किया तो धारा का मान बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो अभी जैसा मैंने पीछे बताया था कि इसमें प्रेरित विद्युत धारा होगी विपरीत दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा होगी विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में। और कुंडली को खोल दिया मतलब धारा का मान यहाँ पर घटेगा, और घटेगा इसका मतलब उसी दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी जिस दिशा में मुख्य धारा प्रवाहित हो रही थी। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है इसके सिंपल से लेंज के नियम पे। तो देखिए लेंज के नियम को लगाने के लिए आप आर आई एन ऋण ध्यान रख सकते हो बच्चों। ऋण का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, आर मतलब राइट, आई मतलब इंक्रीजिंग और एन मतलब नॉर्थ पोल। इसका मतलब हो गया कि उत्तरी ध्रुव को यदि किसी सरल रेखीय धारावाही चालक के दाईं ओर एक बंद लूप रख दिया जाए तो चालक में बहने वाली धारा बढ़ाई जाए तो लूप में प्रेरित धारा वामावर्त होगी, अर्थात सामने वाले तल पर एन ध्रुव बनेगा। ये स्थिति जो हम यहाँ पर नीचे बता रहे हैं इस तरीके से। तो यहां पर यदि इसमें धारा का मान बढ़ाया जाए और चालक कुंडली रख दी जाए दाईं तरफ, आर आई एन, बच्चों क्या ट्रिक है ये, आर का मतलब राइट साइड, कुंडली को रख दो राइट साइड में किससे, धारावाही चालक तार से, और आई मतलब इंक्रीजिंग, इसमें धारा का मान बढ़ाएं, इसमें धारा का मान बढ़ाएं तो जो चालक है, जो लूप है, उस लूप में प्रेरित धारा की दिशा होगी बच्चों वो होगी नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाला जो लूप है ये व्यवहार करेगा किसकी तरह, नॉर्थ पोल की तरह, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ये एक इसमें बच्चों रामबाण जो आपको ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तभी होगा जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में कटिंग होगी। चुंबकीय फ्लक्स में कटिंग नहीं हो रही इसका मतलब कोई प्रेरण उत्पन्न नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। नो फ्लक्स कटिंग नो ईएमआई, चुंबकीय फ्लक्स में अगर कटिंग नहीं हुई तो कोई चुंबकीय प्रेरण की घटना नहीं होगी। चलिए बच्चों देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस पे। जैसे ये एक क्वेश्चन दे दिया कि एक धात्विक वलय है, ये एक धात्विक वलय है, क्षैतिज तल में स्थित है और एक छड़ चुंबक वलय के ऊपर इस प्रकार स्थित है कि चुंबक की लंबाई वलय की केंद्रीय एक्स के अनुदिश है। इसकी एक्स के अनुदिश यहां पर बच्चों इस छड़ को रख दिया गया। यदि चुंबक को मुक्त रूप से गिराया जाए तो गिरती हुई चुंबक का त्वरण क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। तो अब बच्चों यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तरीका क्या बोल दिया कि भाई नीचे वलय है और ऊपर चुंबकीय क्षेत्र है। देखो कौन सा ध्रुव पास में आ रहा है, तो कुंडली के पास में आ रहा है बच्चों उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा है, इसका मतलब ये सामने वाला भी व्यवहार करेगा यहाँ पर, कुंडली का जो सामने वाला फेस है, सामने वाला फलक है, ये भी व्यवहार करेगा यहाँ पर उत्तरी ध्रुव की भांति, उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा दोनों ध्रुवों के बीच में, और प्रतिकर्षण होगा तो बच्चों यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा तो जो त्वरण है ये घटेगा। इसका मतलब अब परिणामी त्वरण क्या हो गया बच्चों यहाँ पर a माइनस जी। तो सिंपल सी चीज ध्यान रखिए कि अगर उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा है, उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा है तो ये भी व्यवहार करेगा किसकी तरह, उत्तरी ध्रुव, दोनों में प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण से त्वरण का मान घटेगा। तो त्वरण का मान क्या हो गया बच्चों यहाँ पर g से कम, a माइनस जी नहीं बच्चों, ये g माइनस, हाँ घटेगा यहाँ पर। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए यदि उपरोक्त प्रश्न में वलय का कुछ हिस्सा टूटा हुआ हो तो वलय में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा किंतु प्रेरित धारा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि प्रेरित धारा को उत्पन्न होने के लिए बच्चों चाहिए पूर्ण परिपथ। तो अगर टूटा हुआ हिस्सा होगा तो विद्युत वाहक बल तो खुले परिपथ में और बंद में दोनों में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन प्रेरित धारा के लिए आवश्यक है कि परिपथ पूर्ण हो, और इस स्थिति में गिरते हुए चुंबक का त्वरण जी के तुल्य ही होगा। तो अगर कुछ भाग वलय का टूटा हुआ हो तब तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ए की वैल्यू जी के बराबर हो जाएगी, मतलब इसी त्वरण से ये नीचे की ओर गिरेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक धारावाही परिनालिका है, किसी चालक लूप की ओर गतिमान है। ये परिनालिका है, चालक लूप की ओर गतिमान है। बच्चों परिनालिका के लिए भी सिंपल सी चीज हमने पढ़ी है। इसके लिए पिछले चैप्टर में जब हमने बात करी थी परिनालिका की तो वहां पर हमने पढ़ा था कि परिनालिका एक छड़ चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो देखिए ये भी चुंबकीय गुण दर्शाती है, इसलिए प्रेरण का गुण ये भी दर्शाएगी यहां पर।
तो लूप के दूसरी ओर खड़े प्रेक्षक को लूप में प्रेरित धारा की दिशा क्या दिखेगी? तो देखिए बच्चों, ये v वेग से गतिमान है, दूसरी तरफ से कुंडली के सामने की तरफ खड़ा हुआ है कोई प्रेक्षक, तो उसको प्रेक्षक को परिनालिका में वामावर्त दिशा में धारा दिखेगी। यहां से देखिए, यहां से देखने पर अपने को क्या लग रहा है कि इसमें धारा का मान ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा बच्चों, सामने से देखने पर मतलब वामावर्त दिशा में धारा दिखेगी। और परिनालिका को लूप की ओर चलाने पर लूप में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी जो परिनालिका के लूप के समीप आने का विरोध कर सके। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करेगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करेगी। अतः प्रेक्षक को लूप में प्रेरित धारा की दिशा जो है परिनालिका में प्रवाहित वास्तविक धारा की दिशा से विपरीत दिखेगी, मतलब दक्षिणावर्त। तो दक्षिणावर्त दिशा दिखेगी बच्चों उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कुंडलियां बोल दी पी और क्यू, और एक दूसरे से समाक्षीय रूप से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि प्रेक्षक के अनुसार कुंडली पी में अचानक उत्पन्न धारा आई है तो कुंडली क्यू में प्रेरित धारा की दिशा, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, और कुंडली पी में जो है अचानक से धारा का मान बढ़ गया। अचानक से धारा का मान बढ़ गया, धारा देखिए बच्चों किस दिशा में प्रवाहित हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज दिशा में यदि धारा का मान बढ़ गया तो दूसरी वाली कुंडली में धारा जो है, प्रेरित धारा जो है बच्चों विपरीत दिशा में, मतलब इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा का मान बढ़ाया है तो इसमें प्रेरण की घटना होगी, ये होगी दक्षिणावर्त। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अभी अपन ने लेंज के नियम से पढ़ाई है। देखिए क्या समझाए कि प्रेक्षक के अनुसार कुंडली पी में अचानक धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात कुंडली क्यू से अचानक डॉट संबद्ध हो जाते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बाहर की तरफ होने लगता है। तो फलस्वरूप प्रेक्षक को कुंडली क्यू में प्रेरित धारा दक्षिणावर्त दिशा में दिखेगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार लूप है बच्चों, और इस आयताकार लूप को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बाईं ओर से दाईं ओर क्षेत्र के लंबवत चलाया जाता है। इस तरीके से चलाया जा रहा है, 1 2 3 4 अलग अलग स्थितियां दे रखी है, ये यहां से प्रवेश कर रहा है और ये चौथी स्थिति से बाहर निकल रहा है। तो आपसे पूछा है, इसमें 4 स्थितियां दी हुई है कि लूप स्थिति 1 में लूप में दिशा बतानी है, 2 में बतानी है, 3 में बतानी है, 4 में, कौन सा यहां पर सही है? तो देखिए बच्चों, हर एक स्थिति की बात करते हैं यहां पर अपन। हर एक स्थिति में क्या यहां पर प्रेरित धारा का कॉन्सेप्ट है बच्चों। पहली वाली स्थिति की बात की जाए तो पहली वाली स्थिति में तो अपने को डायग्राम से क्लियरली ये चीज दिख रही है कि ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है मतलब इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब इसमें प्रेरण की घटना नहीं होगी, किसी भी दिशा में इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। दूसरे में देखिए, दूसरे में ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है मतलब फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, फ्लक्स का मान बढ़ रहा है तो इसमें प्रेरित धारा होगी इसके विपरीत दिशा में, इसका मतलब वामावर्त दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि विरोध करेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने का विरोध करेगा। तीसरी स्थिति में देखिए बच्चों, तीसरी स्थिति में फिर से अपन बात करें तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र समान है, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, जितना क्षेत्रफल ये चुंबकीय बल रेखाओं को जितना कट कर रहा है वो समान क्षेत्रफल है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो तीसरी स्थिति में फिर से कोई प्रेरण की घटना नहीं होगी। और चौथी स्थिति की बात करें तो बच्चों ये कुछ भाग इसका चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है और कुछ भाग चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, इसका मतलब ये उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है, इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा, इसका मतलब धारा इसके विपरीत बहेगी, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध होगा, विरोध होगा तो जिस दिशा में ये चल रहा है उसी दिशा में, मतलब ये बोल दिया हमने क्लॉकवाइज, इसमें धारा की दिशा होगी क्लॉकवाइज। तो अब ऐसा कोई ऑप्शन चारों में से जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा हो। स्थिति 1 की बात की जाए तो दक्षिणावर्त नहीं, इसमें तो प्रेरण की घटना होगी ही नहीं। स्थिति 2 में दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त नहीं, हमने बोला है वामावर्त, क्यों? क्योंकि ये चुंबकीय फ्लक्स का विरोध कर रहा है, आगे तो बढ़ रहे हैं, विरोध कर रहा है तो पीछे की तरफ जाएगी, मतलब दक्षिणावर्त जाएगी, ये भी नहीं हुआ। तीसरी में वामावर्त, तीसरी स्थिति में तो बी का मान भी नियत, ए का मान भी नियत, कोई प्रेरण नहीं। चौथी स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स का मान घट रहा है तो उसके विपरीत दिशा में विरोध करेगा, मतलब उसी दिशा में, जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में, तो दक्षिणावर्त बिल्कुल सही, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, यहां पर दक्षिणावर्त दिशा में बहेगी। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बंद लूप है
और किसी विद्युत परिपथ के बाहर रखा हुआ है, ये लूप है, विद्युत परिपथ के बाहर रखा हुआ है, यदि परिपथ की कुंजी को बार बार बंद किया जाए और फिर खोला जाए तो बंद लूप दर्शाएगा। तो देखिए बच्चों, यहां पर बंद करने का मतलब कि इसमें धारा प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी मतलब इसमें धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान मान लो इस दिशा में बढ़ रहा है इसमें, तो धारा का मान बढ़ेगा तो बच्चों इसमें जो प्रेरित धारा है वो बहेगी। देखिए यहां पर धारा जा रही है दक्षिणावर्त, तो इसमें धारा उत्पन्न होगी वामावर्त दिशा में। और खोल दिया गया कुंजी को, तो कुंजी को खोल दिया गया मतलब धारा का मान घट रहा है, इसमें धारा का मान घट रहा है, इसमें धारा का मान घटेगा तो बच्चों इसमें धारा उत्पन्न होगी दक्षिणावर्त। तो क्या कॉन्सेप्ट होगा, दक्षिणावर्त और फिर वामावर्त धारा। तो कुंजी को दबाया जाता है तो धारा बढ़ेगी, जिससे बहने वाली धारा दक्षिणावर्त होगी, और कुंजी को खोलने पर धारा की दिशा हो जाएगी वामावर्त। चलिए बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया कि भाई निम्न समायोजन में छड़ चुंबक को एक धात्विक वलय से दूर ले जाने पर वलय से जुड़े हुए संधारित्र की कौन सी प्लेट पर अधिकता में धनावेश आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, बड़ा सिंपल सा सवाल है। उत्तरी ध्रुव को हम दूर लेके जा रहे हैं, उत्तरी ध्रुव को दूर लेके जा रहे हैं, तो हम सीधी सी बात है आकर्षण के विरुद्ध इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो ये व्यवहार करेगा यहां पर साउथ की तरह, साउथ की तरह व्यवहार करेगा। साउथ की तरह व्यवहार करने का मतलब कि धारा की दिशा है इसमें क्लॉकवाइज, धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि हमें पूछा है कि कौन सी प्लेट पर धनावेश अधिक आ जाएगा, तो कौन सी वाली प्लेट पे आ जाएगा, यहाँ पर ए सिरे से चल रहा है बी सिरे की तरफ, तो बी सिरे पर अधिक आ जाएगा ये, तो प्लेट बी पर। तो क्या बोला हमने कि दक्षिणावर्त दिशा में प्रेरित धारा बहेगी, अर्थात ए से बी की ओर बहेगी, तो ए से बी की ओर बहेगी तो वलय में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा की विपरीत दिशा में होगा, सीधी सी बात है। ए से बी की ओर यहां पर धारा बहेगी, अभी क्या बताया मैंने कि भाई ए से बी की ओर धारा बहेगी, इसमें दक्षिणावर्त है इसके कारण से, तो ए से बी की ओर धारा बहेगी, धारा बहती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण से, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा उसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, इसका मतलब बी से ए की ओर द प्लेट बी पर अधिकता में धनावेश आ जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा बी से ए की ओर, इसका मतलब बी से ए की ओर तो प्लेट बी पर, हाँ बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां पर पीछे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, तो बी पर अधिकतम। तो ये कुछ पैटर्न के क्वेश्चंस थे। चलिए बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि चालक की स्थानांतरणीय गति के कारण प्रेरित विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना। तो देखिए बच्चों, ये एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, और इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई एल लंबाई की चालक छड़ है और ये किसी v वेग से गतिमान है। तो बच्चों, इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब ये चालक छड़ गति करती है तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि चालक छड़ में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं छड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। मान लीजिए भाई ये सिरे P से Q की ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो P सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहाँ तो धनावेश उत्पन्न हो गया, और Q सिरे पर इलेक्ट्रॉन जाके एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस चुंबकीय क्षेत्र में एक तो चुंबकीय बल लगता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से P और Q के सिरों के मध्य बच्चों यहाँ पर एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण से लगेगा विद्युत बल। और ये कब होते हैं, कब तक लगते हैं ये, जब तक कि विद्युत बल यहाँ पर चुंबकीय बल को संतुलित नहीं कर देता, तब तक बच्चों यहाँ पर ये प्रेरण की घटना चलती रहती है। ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चों ई वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर बन गई बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के तुल्य। और इस स्थिति में अगर इसकी एल लंबाई है और एल लंबाई में हम यहां पर प्रेरण की बात करते हैं, तो बच्चों ये बन जाता है E इज इक्वल टू बी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर डॉट एल वैक्टर, बी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर डॉट एल वैक्टर। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनता है, किस स्थिति में यहां पर फ्लक्स का मान किस स्थिति में यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा और किस स्थिति में न्यूनतम होगा। तो यहां पर E इज इक्वल टू हमने बोला है बी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर डॉट एल वैक्टर। तो बच्चों अधिकतम तो कब उत्पन्न होगा यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, जब B और V परस्पर लंबवत हो। ये मान लीजिए मैंने ले लिया B वेक्टर, इस तरफ ले लिया मैंने V वेक्टर, तो B और V के
तल से लंबवत, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर की दिशा हो गई बच्चों ये वाली, ये दिशा हो गई बी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और इसी के अनुदिश हो इसकी लंबाई, मतलब चालक छड़ इसी के अनुदिश रखी हुई हो, इस तरीके से ये रख दी चालक छड़ को। तो बच्चों इस स्थिति में अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी यहां पर BLV, ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी BLV। दूसरी चीज यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि यदि यदि B और V पैरेलल हो, या हम बोल दें L और V पैरेलल हो, या हम बोल दें यहां पर L और B पैरेलल हो, अगर बच्चों तीनों में से कोई भी घटना होती है उस स्थिति में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा जीरो, जीरो होगा। तो ये इसका एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ देखिए क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें कि भाई कोई जो चालक कुंडली थी ये चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण से गतिमान थी, थीटा कोण से गतिमान थी, तो बच्चों इस स्थिति में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये होगा E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो वेग का घटक है वो है V साइन थीटा, तो ये इसको गतिमान स्थिति में लेके चल रहा है। दूसरी स्थिति देखिए, इसके गति की दिशा लंबाई के साथ थीटा कोण बनाए, तो ये चुंबक जो है इस तरीके से लंबाई के अनुदिश थीटा कोण से गति करे, उस स्थिति में बच्चों यहां पर लंबाई का घटक हो जाएगा L साइन थीटा, तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा BLV साइन थीटा। तो दो स्थितियां हमने बात करी कि चुंबकीय क्षेत्र वेग के साथ में थीटा कोण बनाए या चालक छड़ वेग के साथ में थीटा कोण बनाए, तो BLV साइन थीटा BLV साइन थीटा ही होगा। तीसरी स्थिति देखिए यहां पर कि चालक छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से गति करवाई जाए, ये सीधी चालक छड़ न होकर और वक्रीय भाग में है, तो बच्चों इस स्थिति में देखिए थीटा कोण से यहां पर ये बन रहा है, तो हम लेंगे इसकी प्रभावी लंबाई, ये होगी इसकी प्रभावी लंबाई L। इस रेस्पेक्ट में हम यहां पर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया पहली वाली स्थिति में अगर वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाए तो भी BLV साइन थीटा, अगर चुंबकीय अगर उस छड़ को चालक छड़ को हम वेग के अनुदिश थीटा कोण से रख दें तो भी यही स्थिति होगी। और तीसरी वाली स्थिति जो प्रभावी लंबाई वाली स्थिति मैंने बताई थी, तो वहां पर कोण का कोई योगदान नहीं है, जैसा कि मैंने बताया वहां पर लेंगे हम दोनों सिरों के मध्य प्रभावी लंबाई, तो ये बन जाएगा BLV। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक जिसमें अपन ने बात करी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, और बेसिक कॉन्सेप्ट अपन ने आज डिस्कस किए, क्या फैराडे का नियम था, क्या लेंज का नियम, और किस तरीके के क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसी को कंटिन्यूटी में अपन रखेंगे और नेक्स्ट अपन बात करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में और किस किस तरीके से प्रेरण की घटनाएं घटती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यूटी में रखते हुए। थैंक यू।